कम्युनिकेशन। तो इसमें बचा क्या है हमारे पास में, स्पेस वेव प्रोपेगेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेस वेव, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी LOS, लाइन ऑफ साइट। इसमें क्योंकि देखो इसमें जो एनर्जी होती है, जिसकी जो हम बात करते हैं, वो अबव 40 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, है ना। वो कैरी करके इसको लेके जाती है सिग्नल्स को। तो इसका मतलब ये एकदम स्ट्रेट जा सकती है। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब ये तो होता है क्या कि जो अर्थ की जो रेडियस है ना, या जो अर्थ का जो कर्वेचर पार्ट है, वो क्या करता है, इन वेव्स को एक तरह से स्टॉप कर देता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट वे में चलती है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि एक साइड ट्रांसमिटिंग एंटीना है, दूसरी साइड रिसीविंग एंटीना है। तो इसका मतलब हमें वो देखना है कि वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए दोनों के बीच में, कि जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो जो सिग्नल दे वो सीधा रिसीविंग एंटीना के पास पहुंच जाए। तो उसी को लेकर बात करना है, यानी वो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें फाइंड। तो इस तरह से कार्य होगा अर्थ का। तो यहाँ क्या होगा, दरअसल ये लाइन ऑफ साइट की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे ये ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, मान लेता हूं मैं कि ये है HR, ट्रांस कि कहाँ एंटीना लगाना है। तो यानी DT प्लस DR डिस्टेंस अपने को बताना है। तो क्या होगा यहाँ, ये लिख लो पहले। ये लिख लिया। क्या है कि अब यहाँ तो जैसे बनाएंगे, मैं दूसरा पेज लेता हूँ। ये रिसीविंग एंटीना है यहाँ, और ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है ना। तो ये सेंटर है किसका, अर्थ का। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये R होगा, और ये कितना हो जाएगा, HT प्लस R होगा, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से, HR प्लस R होगा। तो ये हमारे पास में डिस्टेंस है, ये क्या है, DTA, और ये डिस्टेंस क्या लिया हमने, ये DR है। तो कोई भी एक ले लेते हैं, तो पाइथागोरस लगाएंगे। तो किसके बीच में मान लेते हैं कि ये पॉइंट O, ये A, ये B और ये C है। तो ट्राइंगल ABO ले रहा हूं मैं। तो क्या लिख सकता हूं मैं, HT, पाइथागोरस लगाएंगे तो HT प्लस R का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, R स्क्वायर प्लस DT का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करेंगे तो HT का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2HT इंटू R इक्वल टू R स्क्वायर प्लस DT का होल स्क्वायर। R स्क्वायर से तो R स्क्वायर कट गया, और ये तो काफी स्मॉल होगा क्योंकि ये R क्या है, 6400 किलोमीटर है, और हाइट कितनी होती है इसकी, ज्यादा 10 मीटर मान लो, 20 मीटर मान लो। इसका मतलब ये HT का होल स्क्वायर तो 0, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो DT आपको क्या मिल गया है, तो वो मिल जाएगा √2HTR। तो उसी तरह से आपको DR भी मिल जाएगा, क्या, 2HR इंटू R का स्क्वायर रूट।
तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रही है यहाँ डी मैक्स, दोनों का ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा √2h/r प्लस √2hr इंटू आर। तो इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ये फॉर्मूला है। लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आएगा तो जैसे वो एक एंटीना कितना एरिया कवर कर रहा है, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है वो। तो मान लो जैसे कि ये एंटीना है, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, और यहाँ भी हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया एक तरह से। तो यहाँ जब एरिया की बात करते हैं ना, तो दरअसल इसकी ये डिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है वैसे तो, मान लो अगर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है इसकी, ये क्या रहती है, dt आ रही थी। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एरिया की बात करें, यानी एरिया कवर्ड बाय एन एंटीना, चाहे वो रिसीविंग हो या ट्रांसमिटिंग हो। तो मैंने जैसे ट्रांसमिटिंग ले लिया, तो वो एरिया आपको लिखना है पाई dt का होल स्क्वायर। इतना एरिया वो कवर करेगा, ये ध्यान रखना है। अर्थ पर जो एरिया कवर करेगा वो इतना एरिया कवर करेगा, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आए होंगे। फिर वो जैसे पूछ लेता है कि बता भी देता है कि मतलब बताएगा कि जैसे कि वैसे उसको क्या क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी कर लो आप क्वेश्चंस। देखो कई सारे बच्चों का तो ये उसमें आया था न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले में, तो उन्होंने तो नहीं किया, तब भी क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ गया। तो वो तो किस्मत वाली बात है, आ गया तो कर लो। ऐसा नहीं कि बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन थे, सिंपल ही थे। इतना तो ये हो गया इसका, तो ये लिख लो पहले। फिर एक और है कि जो एंटीना यहाँ से क्या कर रहा है, एक तरह से रेडिएट कर रहा है एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो उसकी जो रेडिएटिंग पावर है वो क्या होगी, उसके बारे में बताता हूँ। तो रेडिएटिंग पावर ऑफ एन एंटीना, तो अगर इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं या इसकी हाइट, जैसे इस केस में क्या लिया हमने, यहाँ एच टी लिया या एल ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या इस केस में एच टी होगा।
तो एक्चुअली क्या होता है कि जो रेडिएटिंग पावर ऑफ एंटीना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई लैम्बडा का होल स्क्वायर होता है। यानी वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां से रेडिएट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है। और एक बात और याद रखिएगा कि एटलीस्ट जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, यानी अगर उससे ज्यादा है तब भी अच्छा है, लेकिन मतलब मिनिमम हाइट जो है ना, तो मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना होना चाहिए लैम्बडा बाई 4। अगर इससे ज्यादा है तो अच्छा है। ठीक है, तो एक बात ये भी ध्यान रखना है। जहाँ लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो कि मेनली क्या होती है, रेडियो वेव्स होती हैं, है ना। तो बस इतना ही था, ये हो गया आपका। और क्या, अब केस का क्या डिस्कस करना था। थर्मो ना, चलो पूछिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए जो भी क्वेश्चंस आपके, जो भी डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 8, 11 क्या दिया भाई। 3 different processes that can occur in, नंबर 4 भी है, ये लिख लिया सबने। एक्सप्रेस पे जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, an insulated container of gas has 2 chambers separated by an insulating partition. One of the chambers has volume V1, यानी है ना, इसका वॉल्यूम V1 है, P1 है, T1 है, P2 है, V2 है, T2 है। If the partition is removed without doing any work on the gas, the final equilibrium temperature of the gas in the container will be। हमें बताना टेम्परेचर क्या होगा। तो इसका मतलब दोनों साइड गैस क्या सेम ही है। तो गैस अगर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ, कुल मिला के कहानी इतनी है कि इनकी इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है वो फाइनल इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाए। तो एक ही तो गैस है ना, 2 चैम्बर में है, तो क्या हो जाएगा इनिशियली N1 C कोई बात नहीं,
तो NCV1 T1 प्लस, तो एक की तो गैस है, CV1 लेने की जरूरत क्या है, C ले लेते हैं, CVT2 इक्वल टू टेम्परेचर तो सेम हो गया, तो N1 CVT प्लस N2 CVT2, तो कैंसिल आउट हो गया। साथ में N1 क्या होगा, P1 V1 बाई RT1, N2 क्या होगा, P2 V2 बाई RT2, रख दो। तो हमारे पास आ गया है N1 T1 हो गया P1 V1 बाई R प्लस P2 V2 बाई R इक्वल टू P1 V1 बाई R T1 इंटू T प्लस P2 V2 बाई R, ये दरअसल ये T है, सॉल्व कर लो, यही आंसर है, ठीक है ना, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में 12, 13, 14, क्या कह रहा, 3 different processes that can occur in an ideal monatomic gas are shown in P versus V diagram. The paths are labeled A to B, A to C, A to D. ठीक है भाई, तो यहाँ दिया हुआ है T1 greater than T2, तो आइसोथर्म्स है, तो क्या PV डायग्राम में ही आइसोथर्म होते हैं, ये एक आइसोथर्म ये है, दूसरा आइसोथर्म ये है। तो इसने दे रखा है कि ये T1 है, ये T2 है, तो डेफिनेटली T1 greater than T2 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से ये B पर गया, ये C पर गया, और यहाँ से ये D पर गया, A से। तो क्या पूछ रहा है आपने से, यहाँ क्या कह रहा है भाई, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर दिस वन। तो इंटरनल एनर्जी तो भाई तीनों का क्या होगा, EAB इक्वल टू EAC इक्वल टू EAD होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज पे तो डिपेंड करता है। तो देख लो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, मेरे हिसाब से तो B आ गया, बाकी तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर आंसर लाना है तो इसी से आ गया हो। पर इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसने A to C, इसका मतलब वर्टिकल लाइन है, वो फिगर भी थोड़ा ऐसा ही है, इसका मतलब A to C वर्टिकल होगा तभी तो 0 है ना, और A to B ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल सही, WAD भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी सही है। A to D, A to D क्या होगा भाई, ये तो गड़बड़ है, A to D तो क्या होगा यहाँ, लेस देन 0 होगा। अगर ऐसा ग्राफ है तो मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन माशाल्लाह बना रखा है, तो देखो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ गया, तो ये सी हुआ ना, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, अगर मैं उसकी बात करूँ, बाकी कोई मैच ही नहीं करेगा यहाँ, है ना, क्योंकि सी बी दिख रहा मुझे, क्योंकि इक्वल होना चाहिए वो। अब अगर ये डी पे गया तो देखो ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर गया ना, तो वर्क तो नेगेटिव होगा ना डी के लिए, इसका होना चाहिए। और ये ए टू डी, सॉरी ए टू डी लेस देन 0 आना चाहिए, डब्लू ए टू सी तो 0 है, डब्लू ए टू डी ये लेस देन 0 होगा, डब्लू ए टू बी ग्रेटर देन 0 होगा, ये आना चाहिए था, और ये आना चाहिए। समझ में आ गया भाई, से तो क्वेश्चन ये बना रखा है, क्या है बताएं, कोई बात चलता है।
क्लियर है? यस और नो? हाँ सर। नेक्स्ट है 12. An engine takes in 5 mol of air at 20 degrees Celsius and 1 atm and compresses it adiabatically to this of the original volume. Assuming air to be a diatomic ideal gas made up of rigid molecules, the change in its internal energy during this process comes out to be this one. The value of x to be, अरे क्या है तुम लोग भी ना तंग करना, कोई आपसे पूछे एडियाबेटिक के लिए तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब माइनस डी डब्ल्यू होता है. डी डब्ल्यू मतलब क्या हुआ, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल, वी इनिशियल बाई माइनस गामा प्लस 1 होता है. अब याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. वॉल्यूम दे रखा, प्रेशर दे रखा है 20, तो क्या किस में लेके जाना है. तो इनिशियल अपने को वॉल्यूम का तो फाइनल प्रेशर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एडियाबेटिक प्रोसेस है. तो ये है हमारे पास. गामा आपको पता ही है, डायटोमिक के लिए गामा क्या होता है, 7/5. सॉल्व कर लो, तो यही पूछ रहा हूँ. समझ में आया? इंटरनल एनर्जी क्या कर जाएगी, इसके इंक्रीज कर जाएगी. कर लोगे भाई? आपको सब दिया भाई. पी इनिशियल दे रखा है 1 एटमॉस्फेरिक है, पी फाइनल निकालना है ना. पी फाइनल मिल जाएगा तो वी इनिशियल वी फाइनल भी आपको दिया हुआ है. अच्छा तो कोई बात नहीं, देखो यहाँ से पी वी इक्वल टू एन आर टी से हम लोग टी इनिशियल निकाल लेंगे. कैसे, पी कितना दिया है इसमें, 1 एटमॉस्फेरिक यानी 1 इंटू 10⁵ वी कितना है मान लेते हैं, वी इनिशियल है इक्वल टू 5 आर और टेम्परेचर 273 प्लस 20. सॉल्व कर लो, यहाँ से वी इनिशियल मिल रहा है. बस कैलकुलेशन है भाई इसमें, तो और तो कुछ है नहीं. क्वेश्चन तो आसान ही था, पर कैलकुलेशन देखो इसकी कितनी भारी लगी मुझे, है कि नहीं. इतना आसान तो नहीं था. इस क्वेश्चन को तो छोड़ देना है, बुद्धिमानी थी. ये बहुत भारी वाला था तो. पर करना ऐसे था. क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. Which of the following is an equivalent cyclic process corresponding to the thermodynamic cyclic given in the figure, where 1, 2 is adiabatic, graphs are schematically and are not to scale. Which of the following is an equivalent cyclic process corresponding to the thermodynamic cycle given in the figure, where 1, 2 is adiabatic? अच्छा ये बताना. चलो बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या क्या दिया, देखो ये P और V में ग्राफ दिया है. तीनों प्रोसेस के बारे में इसने बताई दिया है. तो आप ये देखो, ये 1 से 2 गया तो एडियाबेटिक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. ये आइसोबारिक है क्योंकि ये P है, और ये आइसोकोरिक है. तो 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2 एडियाबेटिक, 2 से 3 आइसोबारिक, 3 to 1 आइसोकोरिक. चलिए करते हैं. तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, V और T में. तो पहले तो एक क्लियर कर देता हूं मैं, आपको मालूम होगा जब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो पीवी ग्राफ में आइसोथर्म होते हैं. तो ये यहाँ से यहाँ जाता है, यानी टेम्परेचर क्या करता है इसका, डिक्रीज करता है. दैट्स इट. तो 1 से 2 में वॉल्यूम क्या कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है. तो वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो ये हमारे पास में V और ये हमारे पास में T है. तो 1 से 2 में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो देखो क्या क्या हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है और D हो सकता है. बिल्कुल सही है, ये तो होना है ऐसा कुछ. क्योंकि वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है. तो ये 1 से 2 हो गया. अब 2 से 3 में क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है. वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. लेकिन 2 से 3 में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है. जब प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो आप यहाँ ध्यान से देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी है, प्रेशर कांस्टेंट, तो वीपी में ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया.
और वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जो कि कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो 2 से 3 में वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ये ऐसे जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। और उसके बाद 3 से 1 में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, 2 से 3 में प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, तो ये आना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। अब उसके बाद इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया थर्ड, ये वॉल्यूम क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, तो सी ऑप्शन आ रहा है मेरा। तो क्या दिया आंसर, समझ में आ गया। क्योंकि 3 से 1 में क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, सॉरी 3 से 1 में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, तो 3 to 1 में आ जाएगा। क्लियर, 14 भाई, क्लियर है, यस और नो। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 14, starting at temperature 1 mole of an ideal diatomic gas is first compressed adiabatically from volume। अब इसमें क्या होगा, देखो वापस से, या आइसोथर्म से इसको कंप्रेस किया, तो यहाँ से यहाँ गया, तो टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा। ये पीवी डायग्राम है, एडियाबेटिकली गया, तो ये एडियाबेटिकली ग्राफ होगा, तो ये ए टू बी गया, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम कितना था पहले, V1 था, बाद में V1/16 हो गया। It is then allowed to expand isobarically to volume 2V2। 2V2 का मतलब हुआ V1/8, यानी यहाँ तक आया है V1/8 तक, और ये C हो गया। If all the processes are the quasi-static, then final temperature of the gas to the nearest integer पूछ रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा भाई, तो करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर दे रखा उसने, यानी यहाँ का टेम्परेचर TA दिया हुआ है 300 केल्विन है, तो इसमें क्या बताऊं मैं, अब इसमें तो करना ही पड़ेगा आपको यार। यहाँ का वॉल्यूम आपको दे रखा है भी यहाँ का, तो वहाँ का टेम्परेचर मिल जाएगा आपको बी का, कैसे, T(V)⁻⁻1 A to B के लिए यही होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो 300 और ये कितना है V1, और डायटोमिक के मतलब 7, मतलब कितना 7/5 - 1 इक्वल टू TB, और ये कितना हो जाएगा वहां का V1/2 to power 4, और ये क्या मिलेगा अल्टीमेटली 2 to power 5 TB मिल जाएगा आपको। यहाँ से TB मिल गया, तो हमें क्या बताना, टेम्परेचर बताना है। तो आपको मालूम है यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ का TB मिल गया, तो TC नहीं बता सकते, वॉल्यूम प्रेशर क्या कांस्टेंट है, तो TB बाई V1/16 इक्वल टू TC बाई V1/8 ना। बात समझ आ गई, बस सॉल्व कर लो, TB पता ही है तो TC मिल गया ना आपको। क्लियर है भाई, ऐसे करना है। चलिए 16, 17 भी बता देना है। चलिए 16, 17 पे चलते हैं। A liter of dry air, तो 1 लीटर इक्वल टू आपको मालूम है मेरे ख्याल से कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ऑफ ड्राई एयर एट STP
expands adiabatically to a volume of 3 liters, यानी 3 लीटर से लेके, तो V इनिशियल कितना है 1 लीटर है और V फाइनल कितना है 3 लीटर है। द वर्क डन बाय एयर पूछ रहा है, बहुत बढ़िया है। तो वर्क डन बाय एयर क्या हो जाएगा P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बाय माइनस गामा प्लस 1, एडियाबेटिक का तो ये होता है। तो एसटीपी पर दिया हुआ, तो एसटीपी पर भी आपको पता ही है, क्या मालूम है, कुछ बताएंगे आप मुझे। एसटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है, कौन बताएगा? टेम्परेचर कितना होता है और प्रेशर कितना होता है? नहीं मालूम। प्रेशर तो ये होता है ना भाई, इनिशियली प्रेशर क्या हो जाएगा 1 atm हो जाएगा ना। और टेम्परेचर की बात करें एसटीपी पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 273 केल्विन। तो खैर इसकी तो जरूरत ही नहीं, इसकी जरूरत है, बस हो गया। और क्या, ये वर्क आ गया, कर लोगे। इसमें भी कैलकुलेशन ही थी, मालूम है, कैलकुलेशन है भाई। और जानबूझ के एडियाबेटिक डालता है, उसको मालूम है कि बच्चा फंसेगा इसमें, उसके जाल में फंसने वाला है। कर लीजिएगा, आ जाएगा 17। अंडर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, देखो फिर से एडियाबेटिक आया अंडर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस गेट्स डबल। इसका मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। Consequently, the mean collision time between the gas molecule changes from tau1 to tau2. तो मीन कोलिजन टाइम क्या बता रहे थे हम लोग, ये लेमड़ा बाई वी आर एम एस। वी आर एम एस क्यों लिया, क्योंकि वैसे तो लेमड़ा बाई वो आना चाहिए था वी एवरेज, ठीक है। लेकिन पिछली बार जितने भी क्वेश्चंस आए मेंस में, उसमें वी आर एम एस लिया। आप चाहो तो वो भी ले लो, वैसे भी इसने रेशियो पूछा है, तो ये आ जाएगा टी। और आपको पता ही है कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडियाबेटिक है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो वी आर एम एस तो पता ही है क्योंकि सेम गैस है, तो वी आर एम एस तो ये मान के चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। लेकिन लेमड़ा का देख लो बाप, लेमड़ा का क्या होता है 1 बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन डैश होता है। एन क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ देखो लेमड़ा चेंज हो रहा है क्या, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है बेटा। तो इसका मतलब क्योंकि एन डैश क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा, तो आपको मालूम है क्या मिल बताया था मैंने, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो पीवी एन एन ए के टी, ये क्या हो गया कैपिटल एन के टी। तो P इक्वल टू कैपिटल एन बाई वी, ये हो गया हमारे पास में एन डैश के टी। तो ये कितना आ गया एन डैश, तो ये आ गया के टी बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी, पाई डी स्क्वायर पी। ये रिलेशन मिल रहा है, देख लो आप। क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं करेंगे, तो टी बाई पी मिलने का मतलब क्या हुआ, ये भी समझ ले। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से समझ सकते हैं हम लोग। तो यानी इसका मतलब हुआ कि वी बाई एन आर इक्वल टू क्या दिया हमारे पास, वी बाई एन आर इक्वल टू टी बाई पी। यानी इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम चेंज कर रहा है ना। नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज करेंगे नहीं, आर चेंज करेंगे नहीं, तो लैम्बडा की वैल्यू अल्टीमेटली किसके प्रोपोर्शनल आ गई है, यहाँ से देखो। तो लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जा रहा है, लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दरअसल वी चला आ रहा है। तो है ना, तो देख लो अब इससे वी चला रहा है, तो वी चला रहा है, तो टी और वी में रिलेशन होता है, आपको पता ही है। उस रिलेशन को यहाँ यूज कर लो, कर लोगे अब। हाँ सर। है ना, इस पॉइंट का ध्यान रखना है।
और रिलेशन क्या होता है यहाँ इसमें, किसमें? हाँ, वो पी वी रेस टू गामा है ना, तो वहाँ क्या आ जाएगा, टी वी रेस टू गामा -1 आ जाएगा। तो टी और वी में वहां से रिलेशन मिल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा। कर लोगे? कोई दिक्कत है इसमें? करके दिखाऊं क्या? बोलो। कर दीजिए सर। कर ही दूं? तो हमारे पास में आ गया T इक्वल टू, आ T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आ गया एक तरह से V/√T। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या कह रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी इसका मतलब τ1 इक्वल टू है, मान लो V0/√T0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और τ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0/√, ये निकालना पड़ेगा मुझे। कहाँ से निकालूंगा मैं? तो ये मिलेगा मुझे T(v⁻⁻1), तो ये हो गया हमारे पास T0V0 = T, और ये 2V0 तो T की वैल्यू आ गई हमारे पास में T0/2 रख दो। तो कितना आ गया देखो यहाँ, तो ये हमारे पास में T है, तो V0 से V0 चला जाएगा, तो ये आ गया, क्या चाहिए अपने को, तो τ2/τ1। तो इसका मतलब हो गया 2, है ना, और ये क्या जाएगा इधर, ये जाएगा T0/T, तो T0/T, T0/T, तो गया 2, और ये 2 पावर गामा-1, 2 पावर हाफ, ये 1 हो गया, कितना हो गया, 2 पावर 1, 2 पावर गामा-1/2। तो यहाँ देखो कितना प्लस में करूंगा ना मैं, तो ये आ गया 2 पावर गामा +1/2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर तो मैच नहीं कर रहे, गड़बड़ है, तो गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, ऐसे कर लोगे? ये आंसर आ रहा था मेरे को। चलिए आगे चलते हैं। 17 हो गया, 17 के बाद 17, एक मिनट, 12 कर लिया ना हम लोगों ने, 11, 12, 13, 14 कर लिया था। 17 के बाद 20, 21, 20, 21 क्लियर है भाई? कर लोगे ऐसे? कर लोगे ना? N moles of an ideal gas with constant volume, heat capacity Cv undergoes an isobaric expansion. N mole of ideal gas with constant volume, heat capacity undergoes an isobaric expansion by certain volume. आइसोबारिक है, यानी यहाँ से यहाँ गया है, ये P है, ये V है, ये V इनिशियल है, ये V फाइनल। The ratio of the work done in the process to the heat supplied, तो सीधी सी बात है, dW इक्वल टू क्या होगा, PdV, क्योंकि ये NR/dt हो जाता है, और dQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, du प्लस dW, और आपको मालूम है ये NCP/dt होता है। तो N मोल्स और CV दे रखा आपको, तो CP क्या हो जाता है भाई, CP हो जाता है CV प्लस R हो जाता है, डिवाइड कर दो, ये पूछ रहा है ना, रेशियो ऑफ वर्क डन, यानी dW/dQ पूछ रहा है, तो NDT कट गया, तो R/CP, यानी R/CV प्लस R। मैं तो ये आ रहा है मेरे तो,
सर du नॉन जीरो होगा ना? हाँ, डी नॉन जीरो तो लिखा, तभी तो इस डायरेक्ट लिख दिया ना मैंने। सर dq से डिवाइड किया तो इंक्लूड नहीं किया ना? एक मिनट, डी क्यू से डिवाइड किया ना हमने। हाँ, तो डी क्यू एनसीपी डी होगा ना। एक मिनट पहले देख लेते हैं, तो गड़बड़ कर दिया मैंने। 20 का क्या कह रहा है? हीट कैपेसिटी, सॉरी है सीवी मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, क्या है ये? हीट कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी क्या लिखते हो आप? ये मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है। एम नॉट इंटू एस, नहीं, एम इंटू एस को बोलते हैं ना हम लोग। ये दरअसल सीवी है। तो डी क्यू इक्वल टू अगर एम एस डी टी है, तो ये क्या दिया इसने? दरअसल सीवी डी टी दिया हुआ है। ये मतलब हमारा, सॉरी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ हम लोग इसको सीवी दिया इसने, मतलब एम एस की जगह दिया है। तो डी यू क्या हो जाएगा, देखो। ये क्या दिया? हीट कैपेसिटी दिया ना, तो इसको क्या लिखोगे आप? एम एस को यहाँ अगर डी क्यू की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे तो डी क्यू इक्वल टू डी यू, तो ये लिखोगे एम एस वी डी टी। और ये क्वांटिटी इसने क्या दिया है? ये क्वांटिटी इसने दरअसल सी वी डी टी ऐसा दिया है। अभी समझ में आया? तो ये है दरअसल इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसे नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एन सी वी डी प्लस एन आर डी टी, ये होगा। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, तो एन आर डी टी डिवाइड बाई सी वी एन आर डी टी, ये आना चाहिए आंसर। यानी एन आर बाई सी वी प्लस एन आर, क्या दिया है? यानी ए ऑप्शन आ रहा है। समझ में आया क्या मतलब है? यहाँ हीट कैपेसिटी दिया उसने, एम इंटू एस दिया हुआ है ना? हाँ सर। 21 ये सॉल्यूशन डाला तो था मैंने, किसी को भेजा था। कुछ नहीं करना था, अपने को सब दे रखा है, कुछ नहीं करना है। P इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस वी नॉट बाई वी का होल स्क्वायर 1/2। ये हमारे पास में दिया हुआ है। 1 mole of an ideal gas passes through a process where pressure and volume obey the relation. Calculate the calculate the change in the temperature of the gas if its volume changes from this. तो पहले तो P इनिशियल निकाल लेते हैं। तो P इनिशियल कितना? P नॉट है ना? P नॉट क्या है? 1 माइनस 1/2 है, जो कि कितना हो गया? P नॉट बाई 2, क्योंकि V इक्वल टू V नॉट रखोगे ना। P फाइनली क्या है? P नॉट 1 माइनस कितना हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1/8, यानी 7P नॉट बाई 8 हो गया, है ना? अब क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द चेंज इन द टेम्परेचर पूछ रहा है। तो P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू NR T इनिशियल, P फाइनल V फाइनल इक्वल टू NR T फाइनल। तो चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है तो रख दो।
तो 1/n/r, तो P फाइनल कितना आ रहा है 7p0/8 इंटू वॉल्यूम 2v0 हो गया, माइनस ये कितना आ रहा है P इनिशियल p0/2 आ रहा है, ये v0 आ रहा है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 यानी 10/8, तो 10/8 p0 v0/nr, यानी चेंज इन टेम्परेचर आ गया 5p0 v0 बाई नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है तो 8r, सॉरी ये आना चाहिए 4/5, नहीं आ रहा है क्या, सॉरी 5/4 आना चाहिए, बी ऑप्शन आ रहा है तो मेरे को, ठीक है। n की वैल्यू 1 है भाई, क्लियर है सबको? नहीं समझ में आया? 21 हो गया है, तो 21 के बाद 22 और भी है कि नहीं, 22 के बाद में 28, following figure shows two processes A and B for a gas, पहले तो भाई फिगर ही देख लेता हूँ, फिगर बना ही लेते हैं। तो ये P है, ये V है, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये A और ये B, ये I है और ये F है। Following figure shows two processes A and B for a gas. If delta QA and delta QB are the amount of its absorbed by the system in two cases, and delta U are change, तो देखो सबसे पहली बात तो ये लिख देता हूँ मैं, ये दोनों इक्वली हैं। अब इसमें आप देखो कि जब ए के पाथ के थ्रू जाएगा तो वर्क ज्यादा हो रहा है ना, इसका मतलब हुआ कि डेल्टा क्यू ए जो है वो डेल्टा क्यूबी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि W डेल्टा W ग्रेटर देन डेल्टा WB, और ये तो दोनों का इक्वल है, तो आंसर आना चाहिए आपका वो क्वेश्चन नंबर में Q पहला नहीं है, दूसरा गलत हो गया, C सही हो गया, C क्या हो गया यहाँ करेक्ट हो गया, ठीक है ना, समझ में आया? 28 1 mole of an ideal monatomic gas is taken along the path ABCA, बहुत बढ़िया है। ये V और ये P, तो ये हमारे पास में है, तो ये P0 A to B गया, B to C गया, C to A गया, साइक्लिक प्रोसेस है, 3P0 ये V0 और ये 2V0 है। क्या बताएं इसमें, क्या पूछ रहा है? 1 mole of an ideal monatomic gas is taken along the path as shown in the PV diagram. The maximum temperature attained by the gas along the path BC is, कुल मिला के कहानी है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो P और V में कर हमें P इक्वल टू MV प्लस C, ये इक्वेशन बना सकते हो, 2 पॉइंट है, इक्वेशन मिल जाएगी, तो PV इक्वल टू NRT से P को एलिमिनेट कर दो तो NRT/V इक्वल टू MV प्लस C, यानी T इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में mv²/nr प्लस cv/nr, समझ में आया? ये इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करेंगे dt/dv इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर। समझाने की जरूरत ही नहीं है, इतना अब तो आप सही की गए हो, डिफरेंशिएट करेंगे 0 पुट करेंगे, वैल्यू देखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। समझ में आया? हाँ सर। आया। नेक्स्ट हमारे पास में 24 बताया था मैंने, 24 भी है,
20 नहीं बताया, 20 बताया, 24 भी बता देते हैं। चलिए भाई 24 भी कर ही लेते हैं। The given diagram shows four processes: isobaric, isocoric, isobaric, isothermal, adiabatic. Adiabatic कौन सा यहाँ C है ना? C क्या है? Adiabatic. The process, the correct assignment of the process in the same order. तो अच्छा, तो isocoric D, isobaric A, isothermal B, adiabatic C, DABC, 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 D ऑप्शन है। ओके, ये सब पूछोगे क्या यार? पूछ लो। 24 के बाद 28 में बता चुका हूँ। 28 बताने के बाद में 30 है क्या? 30 है, 31 बताना है, 32 है, तीनों क्वेश्चन बताना है। 30, चलिए बहुत बढ़िया है, हो गया। अभी बता दिया, कर लोगे अब। 30 को बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर हो गया। 31 पे चलते हैं। The ratio of work done by an ideal monatomic gas to the heat supplied to it in an isobaric process. बहुत बढ़िया। तो dW कितना होता है? isobaric प्रोसेस है तो nRDT हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि PdV है, प्रेशर कांस्टेंट है। 31 नहीं है, 32 बताते हैं। 32 में क्या हो रहा है? Consider an ideal gas confined in an isolated closed chamber, यानी V कांस्टेंट हो गया। Assume the gas undergoes an adiabatic expansion. The average time of collision between molecules increases as average time of collision, वापस से वही आ जाइए, tau equal to lambda by V RMS, है ना। वॉल्यूम क्या बोल रहा है? कांस्टेंट बोल रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब क्या हुआ समझते हैं। इसने बोल दिया कि गैस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एज, ये इंक्रीज कर गया, एक्सपेंशन है। चलो क्या था भाई? KT बाई √2 पाई D स्क्वायर P इक्वल टू लैम्बडा, PV इक्वल टू NRT, यानी T बाई P इक्वल टू V बाई NR। ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, यानी लैम्बडा कांस्टेंट हो गया। ये बात समझ में आई? लैम्बडा कांस्टेंट हो गया। तो लैम्बडा ही जब कांस्टेंट हो गया तो फिर करना क्या है? तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया 1 बाई, सीधा जाएगा √T, बाकी सब कांस्टेंट है तो √T आ गया। टी का क्या करें वो यहाँ से देखेंगे, TV रेज टू गामा, TV रेज टू गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो T की वैल्यू रख दो यहाँ, तो V तो वैसे भी कांस्टेंट है। एक मिनट, हाँ सॉरी, T की वैल्यू रखूंगा मैं, तो T की वैल्यू यहाँ हो जाएगी हमारे पास में। T की जगह क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा दरअसल V गामा -1, और इसके पावर क्या लिखोगे आप? हाफ लिखोगे ना। ये नहीं आ रहा क्या आंसर? यानी गामा -1/2 आ रहा है इसमें। तो यार क्या दिया ऑप्शन में? हम्म, 32। थर्टी टू का क्या आंसर है भाई? हम्म,
सर गामा प्लस 1/2 है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ क्या करोगे, बढ़िया कर दिया मतलब ने। क्योंकि v कांस्टेंट है ना, तो लेमडा कांस्टेंट होगा तो v की टर्म में लाना था ना, लेकिन आंसर तो लेमडा ये यहाँ से आएगा ना, यानी अल्टीमेटली लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v आ रहा है ना, कांस्टेंट तो है लेकिन यहाँ v लेना पड़ेगा। अब आएगा कि गड़बड़ करे तो, क्योंकि v के टर्म में आंसर लाना है ना, क्योंकि v तो कांस्टेंट ही है, लेकिन v कांस्टेंट तो है नहीं, हाँ v तो कांस्टेंट है। एक मिनट, क्वेश्चन 32 है ना, कंसीडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन आइसोलेटेड क्लोज चैम्बर, सॉरी v कांस्टेंट नहीं है ना, वो बाद में बोल रहा है ना, गैस अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो v कांस्टेंट नहीं है, यानी इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये आ जाएगा, आप कर लोगे। और ये आपको पता है tv रेज़ टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो v कैसे कांस्टेंट हो सकता है, अब आ जाएगा आंसर। ओके 32 32 के बाद 32 के बाद क्या हो गया भाई, 36 37 36 37, चलिए 36 पे चलते हैं। An ideal monatomic gas is confined in a cylinder by spring-loaded piston of cross-section. An ideal monatomic gas is confined cylinder by spring-loaded piston of cross-section. Initially, the gas is this and occupies, and the spring is in relaxed state. The gas is heated by small heater until the piston moves out slowly. This is the force constant. This spring, this one, and the atmospheric pressure, this one, the cylinder, and the piston are thermally insulated. The piston and the spring, there is no friction between. देखो कुल मिला के कुछ नहीं करना था, ये हमारे पास में दिया है, ये रिलैक्स होने का मतलब ये हुआ कि अभी यहाँ जो अंदर का प्रेशर भी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तभी ये स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में हो सकती है। इनिशियली आप देखोगे कि यहाँ का प्रेशर P0 है, तो यहाँ का भी P0 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है। Piston and the spring are massless and there is no friction between pistons. When the final temperature of the gas will be neglect, the heat loss through the lead wires of the heat capacity is negligible. चलो कोई बात नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, एन आइडियल मोनोटोमिक गैस दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है ना, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर भी अपने को दिया हुआ है, T0 दिया हुआ है, स्प्रिंग रिलीज कंडीशन में इसका भी दिया हुआ है। ये कह रहा है द गैस इज हीटेड बाय स्मॉल हीटर अंटिल द पिस्टन मूव्स। सिंपल सी बात है, ये यहाँ से आया तो जब यहाँ से ये x0 अगर आया तो यहाँ से जो गैस ने वर्क किया वो कितना है, तो वर्क डन बाय गैस सीधा सीधा लिखूंगा मैं P0 A इंटू x0 प्लस हाफ K x0 का होल स्क्वायर, और डेल्टा यू होगा मेरे पास में, क्योंकि कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक है, तो n नंबर ऑफ मॉल्स दे रखे होंगे, नहीं दिया तो निकाल लेंगे, अपने को सब कुछ दिया उसने, तो NCV डेल्टा T। फाइनल टेम्परेचर निकालना है, कैसे निकालेंगे, मालूम है आपको, फाइनल प्रेशर हो जाएगा, तो PA इक्वल टू P0 A प्लस KX0, वॉल्यूम आपको फाइनल पता ही है, V0 प्लस A इंटू x0, आपको यहाँ से फाइनल टेम्परेचर भी मिल जाएगा, इतनी हीट सप्लाई होगी, दोनों का ऐड कर देंगे। समझ में आया, जब फाइनल टेम्परेचर पूछ रहे हैं यार, इतना कहाँ झमेला कर दिया मैंने, ये सब इसमें लगा दिया, ये पूछ रहा था फाइनल टेम्परेचर आ गया, और क्या चाहिए रहा।
P मिली क्या, तो P V फाइनल इक्वल टू NRT फाइनल कर लोगे, सब दिया हुआ है। और यहाँ से N की वैल्यू आप P नॉट V नॉट बाई N तो हटा देंगे RT नॉट से, आपको N भी मिल जाएगा। कर लोगे भाई? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, सिंपल ही क्वेश्चन था, बस ये कॉन्सेप्ट लगाना था। एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रखा है, स्लोली एरिया आपको दे रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वो हीट पूछता, वही बताता हूँ, हीट पूछेगा कितना हीट सप्लाई हुआ, तो ये दरअसल ऐसे क्वेश्चन जनरली एडवांस में आते हैं। तो वर्क डन मिल ही जाएगा आपको, वर्क डन गैस ने इतना किया क्योंकि सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो वो जो एटमॉस्फेयर है, मतलब जो सराउंडिंग यानी जो एटमॉस्फेयर प्रेशर उसके अगेंस्ट भी वर्क करेगा और स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क करेगा गैस। कैसा आ जाएगा ये भी निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं आगे का क्या सीन है। 37 During an adiabatic compression, this of work is done on the 2 moles of a diatomic gas to reduce its volume by this %. The change in temperature बहुत बढ़िया है। अरे जब एडियाबेटिक बोल ही दिया तो डेल्टा Q 0 हो गया, तो डेल्टा U प्लस डेल्टा W हो गया, तो डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा W माइनस हो गया। टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है। वर्क क्या होता है मालूम ही है आपको, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बाई माइनस गामा प्लस 1 है ना, और ये इक्वल टू टेम्परेचर चेंज पूछ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा है ना। वर्क दे रखा है ये, अच्छा वर्क दे दिया है तो फिर तो सीधा सीधा आ गया। वर्क दिया तो जो कि नेगेटिव प्लस हो जाएगा 830, और ये N कौन सी गैस है, डायटोमिक है, NCV डेल्टा T आ गया। N आपको दे रखा है, डायटोमिक है तो 5R/2 है, डेल्टा T इक्वल टू 830 है, R की वैल्यू 8.3 दे रखा है। और क्या चाहिए, क्लियर है? नहीं आ रहा इससे आंसर, 2 से 2 चला गया, डेल्टा T इक्वल टू 830 डिवाइडेड बाई 5 इंटू कितना आ रहा 8.3, तो ये हो जाएगा 10 का मतलब 1000 बाई 5, 20 केल्विन आ रहा मेरा तो यार, ये आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ सर। 31 भी हो गया, 31 के पहले कुछ है क्या, 41 49 41 49। Helium gas goes through A, B, C, D consisting of 2 isoper gas. The efficiency of the cycle क्या है यार, मतलब कर ही लो यार, ये तो तंग करने वाला क्वेश्चन है और क्या। मतलब देखो कुछ नहीं था वैसे तो, क्वेश्चन तो सिंपल ही है, बस ये करे कौन। ये 2V0 V0 P0 2V0 2P0, क्योंकि ये P और ये V है। ओके, अब ये क्या कह रहा है हमारे पास में, द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल नियर अज्यूम द गैस टू बी क्लोज टू आइडियल गैस है हमारे पास में। तो पहली बात तो इसका वर्क कितना हो गया, वर्क निकालो, पूरा वर्क आ गया इसका P0 V0 वर्क आ गया। अब पॉजिटिव हीट निकालना है, तो सिंपल सी बात है C2D और D2A, इसमें तो पॉजिटिव हीट नहीं मिलने वाली, लेकिन A2B में आपको मिलेगी, क्योंकि आई है ना, तो 8 क्या है, तो इसका हो जाएगा NCV/DT, ये आ जाएगा QAB, ये पॉजिटिव होगा। कौन सी गैस है, तो N3R/2। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कौन सा है तो डबल हो जाएगा, तो यानी 2T0 माइनस T0, कैसे, यहाँ का टेम्परेचर T0 है तो यहाँ का 2T0 हो जाएगा, तो ये तो आ गया QAB, पॉजिटिव हीट लेना होता है। B2C में तो सीधा लिख दो NCP/DT, तो कितना हो जाएगा N
5R/2 dt। अब यहाँ देखो प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ देखो प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो प्रेशर टेम्परेचर हो जाएगा हमारे पास में 4T नॉट। तो 4T नॉट माइनस 2T नॉट, तो एफिशिएंसी आ गई W/QAB प्लस QBC। सॉल्व कर लो यार, इंटू 100 कर दो, कर लोगे भाई। और ये क्या है, ये NRT नॉट ही तो है, आप पे कट जाएगा सर। समझ में आया? अरे भाई समझ में आया? हाँ बोलो, कोई डाउट है? नहीं समझ में आया? समझा। हाँ क्या कह रहे हैं भाई इसमें, नेट वर्क डन ऑन द गैस इन द साइकिल ABCD, तो निकाल लो यार, बाकी जब कर ही लिया तो ये भी हो ही जाएगा, टोटल वर्क तो निकालना है। अब आपने टोटल वर्क इसका एरिया अंडर द कर्व थोड़ी होगा, ये PV कर्व थोड़ी है, PT कर्व है बेटा। हाँ तो आप पहले A to B में निकालो, आइसोबारिक प्रोसेस है, फिर B to C आइसो थर्मल है, C to D वापस से आइसोबारिक है, फिर D to A में निकालो, कर लोगे? हाँ सर। हो जाएगा यार, सिंपल ही क्वेश्चन है वो। तो ये इसका एरिया अंडर द कर्व यहाँ नहीं निकालेंगे, PV डायग्राम में निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो आना ही चाहिए सब चीजें। 49 के बाद सीधा चले गए हम लोग 57, 58। चलिए भाई 57, 58 ये भी मेरे से पूछा गया था, फिर भी नहीं बताया। चलिए बाकी सब हो गया ना। कितने क्वेश्चन थे भाई इसमें, पूरा भर के हैं मतलब है? इसके तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। कितना 79 था। चलिए करते हैं 57। 57 बता देना मैंने अभी, क्वेश्चन है कैस्केड वाला, उसका आंसर आता है, बी ऑप्शन आ जाता है उसका, शुरुआत में बता दिया मैंने 57। तो 58 कर देता हूँ मैं। A Carnot engine has an efficiency of 1/6, यानी 1 minus T2 by T1 equal to 1/6 when the temperature of the sink is reduced by 62, reduced by, तो 1 minus ये कितना हो जाएगा, T2 minus 62, its efficiency is doubled, यानी 1/3। The temperature of the source and the sink are, दो अननोन है, दो इक्वेशन में सॉल्व करना आ जाएगा। कर लोगे? कर लोगे भाई? अच्छा ये बताइए मुझे, ये जो टेम्परेचर मिलेगा किससे मिलेगा, T1 T2 केल्विन डिग्री में? हाँ केल्विन में मिलेगा, ठीक है ना। इसमें मिलेगा भाई, सोल्व कर लेता हूँ मैं एक बार, बताता हूँ। तो 1/3 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 प्लस 62 बाई T1, ये पूरी क्वांटिटी कितना है, तो 1/3 इक्वल टू 1/6 62 बाई T1 है ना। तो ये जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, है 62 बाई T1, T1 इक्वल टू 2 का 1 36 का 37, ये केल्विन में है, लेकिन इसे लिखा मैंने। तो ये तो कुछ और आ रहा है आंसर, गड़बड़ क्या है? ये आंसर मैच नहीं कर रहा था क्या इसका? हाँ सर। तो इसका तो T1 तो ये आ रहा है यार, जो कि कितना आ रहा है एक तरह से, क्योंकि इसमें से क्या करोगे, केल्विन में है ना ये, तो डिग्री में ले जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, K-273 करते हैं, तो डिग्री में तो -1 डिग्री आ रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? फिर भी मैं चेक करता हूँ इस क्वेश्चन को, बताता हूँ फिर आपको।
क्या गड़बड़ है इसका? तो आंसर मेरा तो ये आ रहा है 58 में, है ना? क्लियर है भाई? सही क्या ना ये? हाँ सर। ये आ गया, कर लोगे? आ जाएगा, यही है मेरे हिसाब से, तो यही है। गलत भी तो दे सकता है, क्वेश्चन तो यही बोल रहे हैं। चलिए फिर, हो गया है तो ठीक है। तो आगे क्या भी करते जाओ भाई, यार इतना ही है और क्या, तो डिस्कशन ही चलता रहेगा आपका। उसके बाद हम लोग फिर शीट का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो मुझे बस ये बता दो श्रेया, ये कहाँ से स्टार्ट करना है? मैं एक्सरसाइज 3 सर ईएमएफ तक डिस्कस हो गया था। ईएमएफ से हमारा एक्सरसाइज 3 डिस्कस हो गया था, ये कह रहे हैं ना आप? ईएमएफ तो इसका हो गया मतलब था, ईएमआई ईएमएफ हो गया था। हाँ, तो ध्यान रखिए, अब मैंने जैसा सीक्वेंस में आपको पढ़ाया था वैसे पहले एक्सरसाइज 3 करेंगे सारी जैसे ईएमआई के बाद एसी पढ़ाया था, फिर क्या पढ़ाया था? मॉडर्न, है ना? हाँ फिर न्यूक्लियर, फिर वे ऑप्टिक्स, है ना? वे ऑप्टिक्स, और उसके बाद एरर और यूनिट वाला जो भी था वो। सर उसके बाद तो सब ऑप्टिक्स की तो पूरी शीट नहीं की है ना? अच्छा, ओके, नहीं तो फिर हमारा एक्सरसाइज 1 तो किया ना हमने, उसका नहीं किया क्या वे ऑप्टिक्स का? नहीं, नहीं उसका सीधा सर। पीडीएफ किया। अच्छा, इन तीनों का तो किया हमने, न्यूक्लियर, मॉडर्न और एसी का तो एक्सरसाइज 1 किया हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। तो फिर हाँ, तो वे ऑप्टिक्स का आपको एक्सरसाइज 1 ये करना है, ये सीक्वेंस लेके चलना है। अब किसके बाद में? इस एग्जाम के बाद में 18 तारीख से ही, 18 मार्च से आपको ये शीट स्टार्ट कर देना है। जैसे शीट होगी आपकी, उसके बाद मतलब एक्सरसाइज 3 करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2 करेंगे, फिर डीपीपीस करेंगे हम लोग, और ये जुलाई तक चलता रहेगा ऐसे। ओके। हाँ सर। तो ये सीक्वेंस समझ लो भाई, ईएमआई, फिर एसी, फिर मॉडर्न फिजिक्स, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, वे ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज 1, पहले एक्सरसाइज 3 इन सबका, फिर एक्सरसाइज 1 इसका, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2 करेंगे। ठीक है? नहीं, ये तो करना ही है, पूरा करना है। तो मेंस वाला तो अभी तो मेंस का तो चलेगा ही अब उस, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज्यादा होगा ना, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका क्या बोलते हैं, 4th वीक ऑफ क्या है, अप्रैल है, तो अच्छा खासा टाइम है ना। 27 कब से? 27 अप्रैल। हाँ, तो आप जो 27 अप्रैल, फिर 28 होगा, है ना? फिर 29 और 30, ये 4 दिन है ना। तो इसका मतलब है हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। और अब एक चीज और बता दूं, लेकिन मैं आपको, ये तो करना ही है, एनसीईआरटी के 12th के जो टॉपिक रह गए हैं वो भी करना है, क्योंकि वो भी मैं साथ में करवा दूंगा आपको, ताकि बोर्ड का अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो वो भी साथ में करते जाओ। जैसे अभी जैसे ईएमआई है, तो ईएमआई का टॉपिक कर लो ना इसी के साथ में, एनसीईआरटी का वो भी इसी के साथ डिस्कस कर लूंगा मैं। फिर जैसे ऐसे आएगा तो उसको भी कर लेंगे, स्टेट बोर्ड का भी कर लूंगा मैं, स्टेट बोर्ड का भी करवाना है। ठीक है, जो जो टॉपिक आपके भी जो नहीं हुए ना इस बोर्ड के, वो सारे, बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का भी है, उसका सीबीएसई बोर्ड, दोनों की बोल रहा हूँ मैं। तो जो जो टॉपिक आते जा रहे हैं, जैसे इनमें जो भी टॉपिक आ रहा है, जैसे वे ऑप्टिक्स पे आएगा तो बोर्ड के साथ में कर लो उसको, न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा, मॉडर्न फिजिक्स आएगा, एसीएमआई आएगा, उसको बोर्ड के साथ ही, बोर्ड का भी साथ में कर लो, ये मेरे कहने का मतलब है। स्टेट बोर्ड वालों का भी डिस्कस करूंगा और इनका भी करूंगा मैं। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही, और जो भी सीक्वेंस मैंने उसका बता रखा करते जाओ आगे। चलिए, ओके, बाय बाय।